अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। बड़ी अहम खबरें हैं आज प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। बड़े अहम मौजूआत हैं, लेकिन एक और बड़ा अहम मौजू, फाइनेंशियल टाइम्स ने एक दावा किया कि पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका को बलूचिस्तान के शहर पस्ती में गवादर जैसी बंदरगाह बनाने और चलाने की पेशकश की गई है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक पस्ती बंदरगाह की तामीर पर $1.2 अरब की लागत आ सकती है और इसकी तामीर के लिए फंडिंग का इंतजाम मुश्तरका तौर पर किया जाएगा। साथ ही फिर ये भी कहा गया है कि इस बंदरगाह को बजरिया नई रेलवे लाइन उन साइट्स या फिर उन इलाकों से जोड़ा जाएगा जहां से नायाब धातें निकाली जाती हैं। इन धातों में खास तौर पर तांबा और एंटीमनी नामी धात शामिल है जो बैटरीज, आग बुझाने के केमिकल्स और मिसाइल्स में इस्तेमाल होती हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने नाजरीन मनगढ़ंत दावा किया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ के 2 सिविलियन मुशीरान ने उन्हें पस्ती पर बंदरगाह बनाने की ऑफर के हवाले से बताया है। मैंने इसे मनगढ़ंत क्यों कहा, यह भी मैं आपको बताऊंगी। अमेरिका को बंदरगाह बनाने की यह ऑफर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर से मुलाकात से पहले की गई थी। अब इस स्टोरी को लेकर ना बड़ी कहानियां बनाई जा रही हैं, बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन मेरी फिर इस हवाले से एक सीनियर इंटेलिजेंस जराये से बात हुई है और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि सबसे पहले तो आर्मी चीफ के पास सरकारी तौर पर कोई मुशीर मौजूद ही नहीं है। निजी तौर पर कोई शख्स या कंपनी तजवीज़ दे या गुफ्तगू करे तो वो रियासती मौक़िफ़ या उसको रियासत की जानिब से की गई कोशिश तो नहीं कहा जा सकता। मुझे ये भी बताया गया कि इसी तनाजुर में जनूबी साहिल पर बंदरगाह के क़याम का तसव्वुर भी मोटा एंजल ग्रुप के साथ निजी बातचीत में ज़ेर बहस आया है, लेकिन यह तजवीज़ किसी ऑफिशियल चैनल के जरिए पेश नहीं की गई है, ना ही इसे किसी हुकूमती या फिर स्ट्रेटेजिक सतह पर जांचा गया है। ये फिलहाल सिर्फ एक तजारती तसव्वुर है जिस पर अभी जायजा लेना बाकी है। अच्छा, फाइनेंशियल टाइम्स की तहरीर में ही ये भी तस्लीम किया गया है कि सरकारी पॉलिसी नहीं है, लेकिन इसमें आर्मी चीफ के साथ एक ताल्लुक का तासुर दिया गया है जो सरासर गलत है, जो दुरुस्त नहीं है और हकीकत के बिल्कुल ही बरखिलाफ है। अब नाज़रीन, यहाँ पर आपको मैं ये भी बता दूं कि अब से कुछ फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी स्टोरी को अपडेट करते हुए इसमें भी ये वजाहत कर दी है। इसी हवाले से एक और बात भी की जा रही है कि अब कमर्शियल डील के साथ साथ कोई अड्डा भी सिक्योरिटी के लिए दिया जा सकता है। तो पहले तो फाइनेंशियल टाइम्स की तहरीर में ही इसकी वजाहत आपको मिल जाती है कि मुबैना ऑफर में बंदरगाह को फौजी अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करने का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। और इस हवाले से भी मेरी सिक्योरिटी जराये से बात हुई तो उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि सिक्योरिटी मामलात में ना बड़े हसास हैं हम। पाकिस्तान में कई मुल्कों की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है और पाकिस्तान के पास ही रहेगी। और अगर मुस्तकबिल में भी किसी मुल्क की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आती है तो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के पास ही होगी। बड़ा वाज़ेह, बड़ा कैटेगोरिकली। इस पर मजीद बात करने के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब, जो कि माहिर हैं सिक्योरिटी उमूर के, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। एक खबर आई और उसके बाद बड़ी मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन होना शुरू हो गई, क्योंकि जो हवाले दिए जा रहे थे आर्मी चीफ के मुशीरान के हवाले से हवाले दिए जा रहे थे, सिक्योरिटी जराये की भी इस पर वजाहत आ गई है। लेकिन इस वक्त में स्टोरी के अंदर आर्मी चीफ का जो जिक्र हुआ है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं सर? मैं इसको बहुत गैर हकीकत पसंदाना, गैर संजीदा और गैर मोहतात समझता हूँ मामला, क्योंकि एक सफ़े अव्वल का अखबार है बरतानिया का फाइनेंशियल टाइम्स और काफ़ी दुनिया में इसको पढ़ा जाता है। तो इतनी बड़ी बात इतने आला सतह पे बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत से मंसूब करना, मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्टिक एथिक्स की काफ़ी अफसोसनाक खिलाफ वर्जी है। दूसरा, मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि इसकी जो टाइमिंग है, इसका जो नुआंस है, वो मैं समझता हूँ कि शायद अनफॉर्चुनेट है। मैं खुद भी बहुत से बैनुल अक़वामी इदारों के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आलमी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स और आइडियाज एक्सप्लोर करती रहती हैं। मिसाल के तौर पे आपको बताता चलूँ कि देखें, पाकिस्तान में जो तेल और गैस एक्सप्लोर किया गया है पिछले 20-30 साल में, जब तो उसमें बहुत सारी कंपनियों ने पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन, मैं आपको बताना चाहता हूँ सिंध में कादिरपुर फील्ड है जो प्रीमियर ऑयल कंपनी, ब्रिटिश ऑयल कंपनी है, वो एक्सप्लोर कर रही थी। शाह बंदर और ब्लॉक 20 का जो कंसेशन था वो ऑस्ट्रिया की कंपनी थी, वो कर रही थी। इसी तरह ब्रिटिश पेट्रोलियम भी पाकिस्तान में एक्सप्लोरेशन करती रही है। इसी तरह जर्मन
कंपनीज हैं, श्लमबर्जर, वो भी करती रही हैं। तो बात यह है कि दुनिया में माइनिंग के, एक्सप्लोरेशन के बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज आइडियाज फ्लोट करती हैं, एक्सप्लोर करती हैं और फिर उन पे काम भी होता है। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि उस मुल्क को आप अड्डे दे रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जो बिल्कुल वाजे आपके भी सोर्स ने किया और मुझे भी ये बात पता है आला तरीन सतह पे कि जनाब ये कोई सरकारी सतह पे, सिफारती सतह पे, फौजी क़यादत के लेवल पे, हालिया अमेरिका के दौरे पे इस किस्म की कोई बात एजेंडे पे थी ही नहीं, पहली बात। और ना अमेरिकी जानिब से उठाई गई, ना पाकिस्तान की जानिब से उठाई गई। तो अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई तिजारती सतह पे इस तरह का आइडिया डिस्कस होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत ने फौरी तौर पे उसकी अप्रूवल दे दी है या पाकिस्तान ने उसको एनओसी दे दिया है। तीसरी बात ये कि जनाब रेयर अर्थ मिनरल्स की बात हो रही है, भाई पहले तो रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन की जाएगी। जब एक्सप्लोरेशन की जाएगी फिर उसकी जगह का, उसके मेयार का, मिकदार का तयन किया जाएगा। इसमें महीनों सालों लग सकते हैं। वो कहाँ से निकलेगा, उसके लिए क्या रास्ते चाहिए होंगे, ये तो अभी बहुत ही फार फेच्ड बात बनाई जाएगी मुकम्मल तौर पर। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर उसकी देखिए अगर वो निकलती भी है तो वो क्या फाइनेंशियली वायबल होगी, उसकी एक कंसेशन अग्रीमेंट किया जाता है जो कि सॉवरेन कंट्रीज बहुत हर सिक्योरिटी, लोकल कम्युनिटी की डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, तमाम पहलुओं को बहुत बारीकी में देख के अग्री करते हैं। और उसको फिर सिक्योरिटी से लिंक करना, उसको चीन और ईरान की जियोपॉलिटिक्स से लिंक करना, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही गैर मोहतात और इररिस्पॉन्सिबल सैंपल है, एग्जाम्पल है जर्नलिज्म का। और इसकी बरवक्त तरदीद करना बहुत जरूरी है ताकि ना सिर्फ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान की कौमी सलामती, इसके बारे में कोई गलतफहमी ना पाकिस्तान में पैदा हो ना आलमी सतह पे पैदा हो। बिल्कुल ठीक, आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत अच्छा हो गया कि वाज़े तौर पर चीजें सामने आ गई ताकि जो स्पेकुलेशंस हो रही थी मुख्तलिफ किस्म की उनको जरा लगाम लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली साहब, तफसील के साथ आपने जो चीजें ऑन गोइंग हैं या हो रही थी उसके ऊपर आपने बात की है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में प्रोग्राम में मुझे इस वक्त इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी। जौहर सलीम साहब जो कि साबिक सफारतकार हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूं। बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साथ साथ ज्वाइन कर रहे हैं और फिर आगे चलकर हम कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे। फैसल मुमताज राठौड़ साहब जो कि रुकन है मुज़ाकराती कमेटी के, वो भी हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। इख्तियार साहब आपसे बात का आगाज करते हैं। सरमायाकारी के हवाले से हम बात कर रहे थे, बड़ी बात हो रही थी। आप जब आखिरी बार लास्ट टाइम, इससे पहले जब मेरे प्रोग्राम में आए थे तो उस वक्त आप कहकर गए थे कि सऊदी अरब से CPEC से बड़ी सरमायाकारी आ रही है। क्या इस माह वज़ीर आज़म का जो सऊदी अरब का दौरा वगैरह है उसमें ऐलान हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा कमेंट किया जो पहले आपका मौजू था, मैं पसनी की बंदरगाह पे करूंगा कि पाकिस्तानी कौम को ये मैं अश्योर कराना चाहता हूँ कि गॉन आर द डेज जब पाकिस्तान में बैठकर अड्डे जो थे तो वो किसी और के पास हुआ करते थे, वो चीज़ें अब नहीं हैं। कभी भी मुल्क की सलामती पर, खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। और पाकिस्तान की अपनी फोर्सेस इतनी बासलाहियत है कि अगर कहीं बंदरगाह बनानी हो हम बना सकते हैं, कहीं पे कोई अड्डा हो हम खुद चला सकते हैं, किसी और को। सर वो लहजा मैंने खुद सुना और उस लहजे में बहुत ज्यादा वो क्लैरिटी थी जिसमें कहा था कि हम अपनी सिक्योरिटी के बारे में बड़े हसास हैं। तो फिर बड़ा वाज़ेह हो जाता है। उसमें कोई दूसरी बात नहीं। जी, मेरे सवाल पे दूसरी बात जो आपने की सऊदीया की, देखिए मैं इसको इस तरह तशबीह देता हूं कि जो अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था, कायद ने उसकी ताबीर दिखाई, लेकिन उसकी तकमील जो है वो हमारा ऑपरेशन बनियानुल मरसूस था। और फिर उसके बाद से जो सिलसिला फतूहात का शुरू है, चाहे वो ईरान पर हमला था इजराइल का, फिर उसके बाद कतर पर हमला था, और उसमें जो आपने किरदार अदा किया, फिर सऊदीया के साथ आपने जो स्ट्रेटेजिक मुआहिदा किया है, दैट इज नॉट ओनली अ स्ट्रेटेजिक मुआहिदा, उसके बाद से आपकी एक बड़ी नई आपको ओपनिंग्स जो है मिलने जा रही हैं। आपकी बहुत सारी चीजें शेयर हो जाएंगी। मेरे ख्याल में अगर मैं उसको यहाँ पे डिस्क्लोज करूं तो वो इट्स बिफोर द टाइम, हमें करना नहीं चाहिए। वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ही करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैंने आपके शो में कहा था मैं थोड़ा सा होगा, बहुत कुछ होगा। वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे
लाजिमी बात है, सिर्फ मौसम पे तो बात नहीं होगी, ना ही कोई किसी गजल पे बात होगी। जो नहीं, उनके आने पे ऐलान होगा या वजीर आजम जो जा रहे हैं उस दौरे में होगा? कुछ इनके जाने में होगा, कुछ उनके आने पे होगा। और ये इतना मैं बता दूं कि इट्स मोर देन, इट्स डबल देन सीपेक, उससे बड़ा मुआहदा है। और पाकिस्तान के लिए इसमें बड़ी खुशखबरियां 90 अरब डॉलर से ज्यादा का मुआहदा है ये तकरीबन आप समझ लें कि 90 अरब डॉलर से बड़े मुआहदे हैं। और इसमें बहुत कुछ है। पाकिस्तानी अवाम जो है वो खुश होंगे मेरे ख्याल में। हम समझते हैं कि हम तारीख के उस दौर में दाखिल हो गए जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था, जिसकी ताबीर हमें कायद ने बताई थी। और इंशाअल्लाह उल अजीज पाकिस्तान अब आपने वैसे वो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की बात कर दी ना, तो उससे मुझे ये वाला सिलसिला भी याद आ गया। ये जो हमने तो कर दिया और हमने तो बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वहां से मुसलसल गिदड़ भपकियां आ रही हैं। आज भी इस तरह की बातें की जा रही हैं। अब कोई ना कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं। हमारी तरफ से सिक्योरिटी जराए, हमारे अस्करी इदारे बड़ा वाज़े तौर पर उन्होंने बता दिया है कि अब अगर कोई छेड़छाड़ की ना तो करेंगे क्या। क्या है वैसे ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि वो फिर से कोई जसारत करें, कोई हमला करें? ये उनको समझ आ गई है कि राफेल के जहाज़ों की जितनी बदनामी इंडिया ने की है ना, शायद उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। चाहे क्रिकेट का मैदान हो तो वहां पे ये वाला इशारा होता है, 6 और 0, 7 और 0 के इशारे होते हैं। अगर आपके वजीर आजम और फील्ड मार्शल जाते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से मुलाकात के लिए, बात करने के लिए, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी इधर राफेल का बेज लगाया होता है। तो वही मैसेज है कि ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की अवाम ने और सियासी क़ियादत ने उसको शंदूर मेला बना दिया था। तो मेरे ख्याल में अगर इनकी कोई कसर रह गई है तो एक बारी फिर आ जाओ, देख लांगे इंशाल्लाह, पता लग जाएगा। तो ऐसी कोई हमाकत उन्होंने करनी नहीं है, गिदड़ भपकियां ही हैं। लेकिन अगर की तो मुझे इतना मुझे यकीन है कि इस बार इंडिया जो है वो दुनिया के नक्शे से हट जाएगा, मिट जाएगा। वो लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। सिर्फ वो जो वहां पे चुनाव होता है ना, तो बॉर्डर पे तनाव पैदा करना, या ये उनका एक मोटो रहता है, हमेशा रहा है। सर मैं आती हूँ आपकी तरफ, जरा मैं उमैर नियाजी साहब से जरा क्विकली इसका कमेंट ले लूं, फिर आपकी तरफ आती हूँ। मुझे बताइएगा उमैर साहब, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये जिस किस्म की गिदड़ भपकियां आ रही हैं भारत से, ये आपको क्या लगता है सिर्फ जो खिफत हुई है, जो कुछ हमने किया मई में, उसके बाद की ये गिदड़ भपकियां ही हैं सिर्फ? नहीं, देखें, बॉर्डर पे टेंशन तो डेवलप हो रही है। अगर हम उससे अपने आप को नज़र हटा लें और हम कहें कि जी गिदड़ भपती हैं, तो हम अपने साथ जो है ना ज्यादती करेंगे। बुनियादी तौर पे देखें, टेंशन इस वक्त बोथ साइड्स पे है। हमारी तरफ से भी मूवमेंट हो रही है। आप खुद इस वक्त अगर जीटी रोड के ट्रैवलर हैं, आप देख लें, बड़ी मैसिव मूवमेंट है गुजरांवाला ऑनवर्ड्स। हमारे साइड पर भी मूवमेंट है, उधर वाली साइड भी इल्ज़ाम लगा रही है। तो बिल्डअप तो दोनों तरफ हो रहा है। अब मामलात किस तरफ जाते हैं, देखें, मोदी का जो टेम्परामेंट है वो सारी दुनिया को पता है। बार बार जो उसको तशबीह दी जाती है कि हिटलर से, देखें, एक आरएसएस की आइडियोलॉजी है और उस आइडियोलॉजी पे वो आज भी कारबंद है। वो उसी पे जो है ना चीज़ पे चल रहे हैं। देखें, इतनी बड़ी हजीमत वो इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखें, आपने 6 दिन की चले उनके साथ एक जंग लड़ ली, 6 तैयारे गिरा ली है, मगर उसके बाद वो रुके तो नहीं है। आज भी अगर देखें, टेररिज्म बलोचिस्तान में ऑल टाइम हाई है। सितंबर अगर का महीना लॉसेस के लिहाज से देखें, हमारे जितने जवानान तो शहीद हुए ही हुए हैं, हमारे ऑफिसर केडर में से इतने ज़्यादा बंदे शहीद हुए हैं जिसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। तो इंडिया तो अपने मिशन पे कारबंद है। अगर हम खाली बैठे रहें, नारे लगाते रहें, वो हल नहीं है। देखें, हमें दोबारा इंटरनेशनल फोरम्स को पहले से एक्टिवेट करना पड़ेगा। हम कहें कि जी वो घबराए हुए हैं, देखें, वो तो उसके बाद नियाजी साहब, अगर इस बार हमला हुआ तो क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? उमैर नियाजी क्या समझते हैं? देखें, हमले से पहले ही हमें अभी वर्ल्ड फोरम्स को आगाह करना चाहिए कि जी इंडिया नहीं बाज आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है और उसके जो वाज़े सबूत हैं कलभूषण से लेके उनको दोबारा से करना चाहिए। ये देखें, जब तक हम नहीं इंगेज करेंगे, एक दफ़ा स्टार्ट हो गई इस खित्ते में, ये फिर एंड नहीं होगा। देखें, हम कहें कि जी इंडिया टूट जाएगा, देखें, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, दोनों के इंटरेस्ट में नहीं है लड़ाई इस वक्त। देखें, पाकिस्तान जिस स्टेज पे खड़ा है, पाकिस्तान देखें अपने इकोनॉमिक शेकल्स तोड़ने की पोजीशन में आना चाहिए। देखें, अगर हम एक जंग में पड़ जाते हैं तो जंग की इकोनॉमिक कॉस्ट भी, और इकोनॉमिक कॉस्ट हमें वहां धकेल के ले जाएगी जहां से दोबारा उठना हमारा इश्यूज है। अगर इकोनॉमिक नंबर्स अभी आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, वो कोई इतने हेल्दी नहीं है।
ठीक, जॉर्ज सलीम साहब, ISPR ने तो बड़ा वाज़ेह कर दिया कि दुश्मन के हर कोने तक कार्रवाई की अहलियत रखते हैं, और अगर इस बार किसी किस्म की गलती की गई तो फिर जो आगाज होगा ना वो दिल्ली से होगा फिर। जी बिल्कुल, देखें वो तो पाकिस्तान ने लास्ट टाइम अपनी डिटरेंस जो है इस्टेब्लिश की और बिल्कुल एक एडिक्वेट और बेफिटिंग रिस्पॉन्स दिया, लेकिन ये सही है कि देखें हम ब्रवाडो में नहीं पढ़ते, ये इंडियंस का काम है। जब जयशंकर ने कहा कि जी द एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर, या उसके बाद फिर उन्होंने जब धमकियां दी और फिर उस अग्रेशन की, तो पाकिस्तान ने उसको फिर आपने देखा उनके मीडिया ने जिस तरह से वो सारा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया कि जी हमने यहाँ पे कब्जा कर लिया और ये कर लिया, तो उसको जो है ना पूरी दुनिया ने कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा। पाकिस्तान ने उस मुकाबले में एक जिम्मेदार रवैये का मुजाहरा किया, जिसको बहुत अच्छी उसको पजीराई भी मिली, और उसकी वजह से पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक प्रोफाइल बढ़ा है, पाकिस्तान का एक जो है ना रोल बढ़ा है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। अब देखें जो सऊदी से मुआहदा हुआ है ये क्या है, ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान को एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर देखा जा रहा है, सिर्फ इस खित्ते में नहीं, इस खित्ते से बाहर भी देखा जा रहा है। लेकिन बिल्कुल ये ज़रूरी है कि देखें दुश्मन जो है ना उसको कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, यू नो। बिल्कुल हमें अपनी तैयारी जो सी है वो जो रेडीनेस है, ऑपरेशनल रेडीनेस, जो टेक्नोलॉजिकल जहाँ जहाँ हमें और भी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो ज़ाहिर है कि बहुत जिम्मेदार हैं सारे हमारे जो फौज के अंदर भी और जहाँ भी लीडरशिप के लेवल पे भी, तो ये सब कुछ बिल्कुल हो रहा होगा। और ये हम ये नहीं समझ सकते कि इंडिया जो है वो दोबारा इस तरह की जिसारत नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया मोदी बहुत रेकलेस आदमी है। लेकिन एक मामला और भी है, आपने पाक सऊदी मुआहदे का जिक्र किया, तो सर यहाँ पर ये सवाल ये है कि फिर इस मुआहदे के बाद क्या भारत ये जिसारत कर सकता है पाकिस्तान पर हमला करने की? क्योंकि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है सऊदी अरब। बिल्कुल, ये जो है ना एक एलिमेंट एक नया है और जो कि बहुत अच्छा है हमारे पर्सपेक्टिव से, इसलिए कि अब अगर वो इस तरह करते हैं, अगर वो अब एक्ट ऑफ एग्रेशन करते हैं, तो इस मुआहदे की रूह से वो फिर एक्ट ऑफ एग्रेशन जो है सऊदी पे भी है, और अगर सऊदी पे करते हैं तो ज़ाहिर है सऊदी के हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, उनके बहुत ही ज़्यादा बड़े इक्तिसादी ताल्लुकात हैं वसील बुनियाद किस्म के, तो फिर वो अपने ताल्लुकात सऊदी से भी ख़राब करेंगे। और उसके साथ ही साथ फिर ज़ाहिर है कि देखें सऊदी अरब का जो बजट है मिलिट्री का और जिस तरह की उनकी रिसोर्सेज हैं, वो तो मतलब दुनिया के सबसे बड़े असले के ख़रीदार रहे हैं अमेरिका के, अभी से नहीं दहाइयों से। तो उसमें फिर जो है अगर वो कह दे सऊदी अरब के हमारी सारी जो रिसोर्सेज हैं हम पाकिस्तान के डिस्पोजल पे इस वक्त देते हैं क्योंकि ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन हुआ है, मतलब ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं ना कि अगर हिंदुस्तान इस तक करे, लेकिन बिल्कुल इसके बाद उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन देखिए 3 इसमें पहलू आ जाते हैं ना, ऑपरेशनल रेडीनेस, फिर इंटरनेशनली भी बिल्कुल हम दुनिया को जो है वो अच्छा हम दुनिया को वैसे वेल इन्फॉर्म्ड रखते हैं, हमारी जो सफारतकारी है, हमारी जो डिप्लोमेसी है वो भी खासी जिम्मेदार है। और पिछली दफा भी जो कुछ हमने किया था उससे पहले हम दुनिया को मुसलसल बता रहे थे, रेस्ट्रेन भी शो कर रहे थे और बता रहे थे बार बार। अब सर अब क्विकली हम बढ़ेंगे आगे, गजा के हवाले से बात कर लेते हैं। इख्तियार साहब, कुछ हौसला अफजा खबरें आ रही हैं, अब जिस तरह से वो जो प्लान था उसको हमास की तरफ से जिस तरह से पार्शली उसको कबूल किया गया, फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया इसराइल को फौरी तौर पर हमले रोकने का। अब डोनाल्ड ट्रंप ने खैर मकदम भी किया और ममालिक का शुक्रिया भी अदा किया, सऊदी अरब का शुक्रिया किया, कतर का शुक्रिया किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया इस बार उन्होंने। अब के क्या हुआ? देखिए पाकिस्तान का नाम ले ना ले उसमें कोई पाकिस्तान का कद काट उससे कम नहीं होता। ये मेरे ख्याल में अब दुनिया को पता लग गया है कि आप पहली दफ़ा जाके प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने जब बैठे हैं तो आपने उनसे कोई बजटरी रिलीफ नहीं मांगा, आपने उनसे कर्ज नहीं मांगा, आपने उनसे पैसे नहीं मांगे, आपने उनसे जंगी जहाज और मिसाइल नहीं मांगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप बराबरी की बुनियाद पर बैठे थे, तो उनके जिक्र करने न करने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात ये बता दूं कि ये पूरी कौम को भी एश्योर करता हूं मैं कि जो फ़लस्तीन का हल फ़लस्तीनियों को कबूल नहीं होगा, ऐसे किसी हल की तरफ हम नहीं जाएंगे। 2 रियासती हल का जो प्रपोजल है वही अगर उनका मुतालिबा है हम उसके साथ खड़े हैं। और एक बात मैं और भी यहाँ पे बता दूं कि ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरी मुस्लिम उम्मा और फ़लस्तीन एक साइड पे खड़े हो और पाकिस्तान उसके अगेंस्ट कोई उससे अच्छे बेहतर हल का जो है तजावीज देती रहे और अकेले ही वो गाता रहे। ऐसा नहीं है ना कि फ़लस्तीनी अवाम की
उमंगों के एन मुताबिक पाकिस्तान जो है अवाम और फिर मुस्लिम उम्मा ये जहां पर मुंतज होंगे, जिस पे एग्री हो करेंगे, पाकिस्तान उसके साथ। उमर साहब, पीटीआई को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे सर इस सारे मामले पर। कल असद कैसर साहब ने भी ऐवान में इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मेरा सवाल, बुनियादी सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इनकी हुकूमत की जगह आपकी हुकूमत होती तो आपके पास इससे बेहतर क्या प्लान था इसके लिए सर, या आप क्या करते? देखें, एक तो शमा जुनेजो आपको हमारे जहाज़ में ना नज़र आती, कम अज़ कम जिधर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, और वो आज तक फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी जो है ना आपने इसाक डार साहब को देखा कि एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और वहीं से सारे मामला चले। फिर ना हम इस तरह से उजलत से काम लेते कि अभी हमने 20 पॉइंट पढ़े भी ना होते और हम ट्वीट कर देते, और बाद में जो है ना आप इसाक डार को उस चीज़ से रिट्रैक्ट करना पड़ता। तो ये देखें, जब आप फॉरेन पॉलिसी मैटर्स डील कर रहे होते हैं तो उसमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ये क्रेडिट लेने की बात नहीं है। बुनियादी तौर पे देखें, हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट है फ़लस्तीन के साथ, ठीक है। क्या मस्जिद अक्सा आज़ाद हो गई है जो हमने बगलें बजानी शुरू कर दी, ठीक है। तो हम वो काम करें और वो एक्सपेक्टेशन रखें जो रियलिस्टिक हो। जो चीज़ अनरियल है, जो अभी जो है ना, सर आप लोगों की रियलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, मैं यही पूछ रही हूं उमर साहब। कुछ भी नहीं। देखें, हमें एक स्टेप फ़लस्तीन के पीछे चलना चाहिए था। देखें, कुछ भी नहीं होता, बात ये है, देखें हौसले से चलना होता है। हम देखें, हमने कंसिडर ही नहीं किया, हमास क्या इलेक्टेड बॉडी नहीं है फ़लस्तीन में? क्या इलेक्शन जीत के नहीं आई थी? 3/4 अक्सरियत जीत के नहीं आई थी? वैसे शायद आप सब कुछ कर लेते, लेकिन खान साहब पिछले 8, 9, 10 महीनों से एक ट्वीट नहीं कर सके सर इसराइल के मामले पर। तो कुछ भी करते कम से कम वो तो करवा लें। नहीं, इसराइल पे आप पुराने सारे ट्वीट निकाल लें। देखिए, आपके साफी जाते हैं, डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं। मैं स्पेसिफिकली मैंने इसीलिए कह दिया 8, 9, 10 महीने से जब से जो कुछ इसराइल कर रहा है वहां पे, तब से अभी तक किसी किस्म की कोई मजम्मत नहीं आई। बाकी सारी चीजें आती हैं खान साहब की, देखें सोशल मीडिया पर, और उस पे गाए बगाए हम बात कर रहे हैं। नेतन्याहू के खिलाफ बोलते हैं, वो हम चीज़ें दिखा ही नहीं सकते। इस हुकूमत की तो मेहरबानी है जिसने नेतन्याहू को जो है ना पाकिस्तानी अवाम को डायरेक्ट लाइव दिखाया है। बात चले आप ट्वीट करवाएं, मैं आपको कमिटमेंट दे रही हूं, कल मैं अपने शो पे वो ट्वीट दिखाऊंगी, आप कल ट्वीट करवाएं। पहले मुझे इजाजत दीजिए जॉर्ज साहब, भी ट्वीट भी आ जाएगा। इस माहदे को कबूल किया, पार्शली कबूल किया कि मुज़ाकरात कुछ जो इशूज हैं, कुछ नुकात हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि उसके ऊपर मुज़ाकरात हो जाएंगे। सफारतकारी में मुज़ाकरात सर और मुतालबात, इसकी बड़ी अहमियत होती है। पहले तो उनके जवाब को किस तरह से देखते हैं आप, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि क्या इस बार अमन कायम हो जाएगा? बिल्कुल, ये देखें जो 20 पॉइंट फार्मूला, इसके 3-4 पहलू हैं। अभी जो हमास ने जो आमादगी जाहिर की, जो कंडीशनली उन्होंने की है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा निगोशिएट होंगी बाकी चीज़ें। एक तो उन्होंने कहा जी वो हॉस्टेजेस सारे फ्री कर देंगे, क्योंकि ये प्रेसिडेंट ट्रंप का इसरार था कि अगर आप हॉस्टेजेस फ्री नहीं करेंगे, और उन्होंने सिर्फ डेडलाइन दी थी संडे की, तो फिर आप समझ लें उन्होंने कहा था, उनके वर्ड्स थे कि जी ऑल हेल विल ब्रेक लूज, राइट। और फिर उसने कहा था कि फिर मैं कहूँगा इसराइल को कि फिनिश द जॉब। तो ज़ाहिर हमास, देखिए हमास की पोजीशन भी खासी कमज़ोर इस वक्त हो चुकी थी ना, इसमें कोई शक नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो 22 लाख लोग जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत के बीच में हैं, वहाँ पे जो हालात हैं इस वक्त जो है ना, जो इंसानियत के साथ हो रहा है, तो हमास के ऊपर भी एक जिम्मेदारी तो थी ना कि उन लोगों को आखिर उनकी भी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए कुछ करें। तो ये एक किस्म की अब सरेंडर है, टर्म्स ऑफ सरेंडर है उनके हिसाब से। अगर देखा जाए तो उनको तो सरेंडर करना पड़ेगा, हथियार रखने पड़ेंगे, और उसके बाद जाहिर है कि फिर वो उनके रहमो करम पे होंगे। किसी हिसाब से इजराइलीज़ के वो कहेंगे, वो कहते हैं कि हम एमनेस्टी देंगे। फिर उसके बाद जो है, जो उनके पास हॉस्टेजेस का जो एक किस्म का वो जो लेवरेज है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो अच्छा एक पहलू ये है कि हमास तो उसके बाद उनके लिए तो एंड ऑफ द रोड है ये बिल्कुल, और उनका कोई अमलो दखल भी नहीं होगा उसके बाद किसी किस्म का भी फ्यूचर के किसी मामलात में भी, न किसी नज़्म नस्क में या किसी और तरह से भी। अब जो दूसरा पहलू है वो सारी इमदाद जो वहाँ पे आएगी, ये जो 22 लाख लोग से ज़्यादा लोग इस वक्त जो उनसे ना जो हालत, और जो सबसे बड़ी चीज़ जो जेनोसाइड वहाँ पर हो रहा है वो रुक जाएगा, वो बंद हो जाएगा, ब्लॉकेट खत्म होगा। बहुत शुक्रिया आपका। तीसरा जो पहलू है वो भी मैं, अगर आप फौरन क्विकली इसको कंक्लूड कर देते, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। उमर नियाज़ी साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कश्मीर के मामले पर बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। फैसल मुमताज़ राठौर साहब जो कि रुकन है मुज़ाकराती कमेटी के, वो भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ, लेकिन इससे पहले जो लुब्बे लुबाब है, जो सारी सिचुएशन बनी है, वो ज़रा आपके सामने रख देते हैं। हड़ताल हो रही थी, वो ख़त्म हो गई, सड़कें बंद थी, वो अब खुल गई हैं। मुजाहिरीन जो निकले हुए थे सड़कों पर, वो अपने घरों को लौट गए हैं। इंटरनेट सर्विस बंद थी, बहाल हो गई है, और हालात मामूल पर आ गए हैं।
आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरों, झड़पों से शुरू होने वाली कशीदगी, पुरतशद्दुद वाक़यात में पुलिस एहलकारों समेत दीगर अफराद की अमवात के बाद बिलाखिर बातचीत पर आकर ही मामला फिर सॉर्ट आउट हुआ। आज़ाद कश्मीर में हालात मामूल पर लाने के लिए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। आज़ाद कश्मीर में अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर से एहतजाजी मुजाहरों में सस्ती बिजली, सेहत की सहूलतों में बेहतरी और सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स को दी जाने वाली बरात के खात्मे समेत दीगर सियासी इस्लाहात के मुतालबे भी रखे थे सामने। इस हवाले से नाज़रीन, 2 अक्टूबर को मुज़ाकरात का पहला दौर हुआ था जो बेनतीजा साबित हुआ। इसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की, फिर इस पर तश्कील दी गई एक और मुज़ाकराती कमेटी जिसने दूसरे दौर में फिर कल एक ब्रेक थ्रू हासिल किया है। अल सुबह तय पाने वाला ये मुआहदा 12 बुनियादी निकात के साथ कुछ इजाफी निकात पर मुश्तमिल है, जिसमें पुरतशद्दुद वाक़यात पर अदालती कमीशन का क़याम है, जाबाहक अफराद के वरसा के लिए एहलकारों के बराबर मुआवजा है और सरकारी नौकरियाँ हैं, जख्मियों के लिए 10 लाख रुपए, गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई, 2 नए तालीमी बोर्ड्स के क़याम समेत बिजली के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब और काबीना का हुजम 20 वज़रा और मुशीरान तक महदूद करने के अहम तरीन निकात और मुआहदे पर अमल दरामद के लिए एक आला सतही मॉनिटरिंग कमेटी की तश्कील शामिल है। इजाफी निकात में खुसूसी कानून कमेटी के राय तक महाजरीन की नशिस्तों की मुअत्तली और रवा माली साल के दौरान ही मीरपुर में बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के लिए टाइम फ्रेम का ऐलान भी शामिल है। फरीक़ैन में मामलात को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के लिए लीगल एक्शन कमेटी कायम कर दी गई है जो हर 15 दिन बाद बैठेगी, इस पर बातचीत होगी, सोच विचार होगी। फैसल साहब, जरा आपसे बात का आगाज़ की पेशरफ्त हुई, नतीजा खेज साबित हुई, ब्रेक थ्रू हुआ, मुआहदे के साथ ही आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन दिगरगू थी वो मामूल पर आ गई, लेकिन नहीं समझते आप कि थोड़ी देर कर दी, भारत को बात करने का मौका दे दिया, ज़रा कीमती जानें ज़ाया हो गई, ये पहले हो सकता था? जी बहुत शुक्रिया जी किरण। असल में बात यह है कि थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा माजी में करीब में मैं ले जाना चाहूँगा, चूँकि सबसे पहले समझना इस बात को है कि जो भी तहरीक अवामी हकूक़ के लिए होती है उसको उसमें लोगों को पेशराई ज़रूर हासिल होती है, और ये वो तमाम मुतालबात थे जो कि लोगों की जिस पे पल्स मौजूद थी। इसी वजह से आपने देखा कि ये इसके पीछे कोई सियासी लीडर नहीं था, लेकिन इसमें सियासी पार्टियों के कारकुनान की सपोर्ट कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हासिल थी, और ये वो कोर इशूज़ थे कश्मीर के जो अरसा दराज से कहीं न कहीं किसी न किसी पैमाने पे सेटल नहीं होने पा रहे थे। ये एक्शन कमेटी जब बनी थी तो उस वक्त रियासत के अंदर पानी का, बिजली का इशू था जिसकी बेस पे एक कमेटी बनी, और उसके बाद जब बिजली के पैदावारी लागत की डिमांड को पूरा किया गया तो उसके बाद एक आवाम की भरपूर इन्हें सपोर्ट हासिल हुई। अभी जो हमारा इसमें थोड़ा सा एक नुक्ता एतराज़ वो ये बनता है कि इससे पहले वफाकी हुकूमत की तरफ से ये 2 नुमाइंदगान वफाकी वजीर जिसमें अमीर मुकाम साहब थे और तारिक चौधरी साहब थे, ये तशरीफ लाए थे, और तकरीबन यही तमाम मुतालबात उनके सामने भी रखे गए थे, हल होने को थे, हल हो चुके थे, मुआहदा लिखा जा चुका ऑलमोस्ट। लेकिन एक 2 वजूहात जिसका पब्लिक में जिक्र किया वो उस तरह से नहीं थी, नहीं हल हो सका, और फिर उसको टाइम गेन करने की कोशिश की, और उसके बाद एक कुछ दिनों बाद 10 जानों के नुकसान के बाद वही मुआहदा दोबारा हुआ। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था, और इसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर का जितना रोल था वो उसने अदा किया, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से भी मैं पूरा ताउन था, लेकिन उसमें मैं कह सकता हूँ कि थोड़ी सी एक्शन कमेटी की तरफ से डिले था। लेकिन समझने इस बात को है कि वो बकौल शायरी कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल पीछे वो इश्यूज है जो चलते हुए आ रहे हैं। सर मुझे ये फरमाइए कि जो महाजरीन की नशिस्तें कम करने का वादा हुआ है, अब इसमें तो आइन में तरमीम की जरूरत नहीं होगी, और फिर क्या तमाम सियासी जमातें फिर इस पे मुत्तफिक होंगी? अभी ये वादा उस तरह से नहीं हुआ, ये उनकी डिमांड थी कि महाजरीन की नशिस्तों को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। महाजरीन का एक, चूँकि रियासत के अंदर एक इस वक्त हिंदुस्तान ने भी उस मकबूजा कश्मीर की असेंबली में महाजरीन की सेरेमोनियल वो नशिस्तें रखी हुई हैं, और महाजरीन हमारा एक हिस्सा है जी। इस पे कंसेंसस बनाने के लिए कमेटी बनाई गई है जो 2 माह तक इसके लीगल एस्पेक्ट्स पे और दीगर मामलात पे इसको देखेगी, और फिर इसके बाद इसका डिसीजन किया जाएगा। लेकिन वक्ती तौर पर उनके फंड्स को सीज कर दिया गया है, और जो उनके पास वजारतें थी उनको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है, और जो कोटा था वो वैसे भी कोर्ट का फैसला था कि वक्ती तौर पर उन्हें कोटा उनका रोक दिया गया था, तो वो कोटा खत्म कर दिया गया। और मीनवाइल 2 माह तक ये कमेटी जो आपस में बैठ कर डेलिब्रेशन भी करेगी और तमाम इसके लीगल इश्यूज को देख के फिर इस पर डिसीजन करेगी।
ठीक, मुझे फरमाइएगा इख्तियार साहब, बहुत सारे ऐसे मुतालबात अवामी एक्शन कमेटी के जिसे वफाकी हुकूमत जो है वो जायज़ नहीं तस्लीम करती, लेकिन क्या फिर जो तस्लीम हो गए वो हालात के पेश नज़र करने पड़े? देखिए किरण, कश्मीर आपको पता है कायद ने उसको शहरक कहा है। हमारी पाकिस्तानी कौम की कश्मीर के साथ एक जज्बाती लगाव, मोहब्बत का रिश्ता भी है। सस्ती बिजली क्या, वो बिजली जो यहाँ बहुत महंगी है वहाँ पे हम सस्ती देते हैं। वो आटा जो यहाँ बहुत महंगा है वो हम वहाँ पे सस्ता देते हैं। हम कहते हैं कि कश्मीर को हम जो कुछ हमसे हो सके हम दे दें, और ये पाकिस्तान में यहाँ पर जो स्पेशल हैसियत हासिल है वो स्पेशल प्रोटोकॉल हम भी दें। हाँ एग्जैक्टली। और ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या किसी दूसरी जमात की हुकूमत हो, कोई इसमें जो है ना बुखल नहीं करता। कश्मीर इस कश्मीर हमारा धड़कता हुआ दिल है जी। तो उसमें तो, लेकिन जो ये तरीका था ये सियासी नहीं था। और दूसरा, जो आप अपने वजीरों से, अपने असम्बली से, अपनी हुकूमत से अगर आपके कुछ मामलात हैं, आप उनसे नाराज हैं, तो आप ऐसे लोगों को इलेक्ट करके भेजें। आपकी असम्बली है, आज़ाद कश्मीर की जो दस्तूर साज असम्बली है, उसमें ऐसे लोगों को भेजें कि वो आपके मामलात को ठीक करे। यही होता है जमहूरी माशरों में और मुल्कों में और असम्बलियों में कि आप ऐसी टीम को इलेक्ट करें कि वो आपके मंशा और आपके उसके एजेंडे के मुताबिक चले। सर वैसे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, उन्होंने जब उससे पहले तारिक फजल चौधरी साहब ने जब प्रेस टॉक की थी तो उसमें साथ मौजूद थे, लेकिन फिर कल जब मुज़ाकरात हो रहे थे और सारे मामलात जब हल की तरफ चले गए उस वक्त कहाँ थे? ये सवाल उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, दोनों मेहमान साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी। मेरे दोनों मौजूद मेहमान मेरे साथ ही मौजूद हैं। फैसल साहब सवाल छोड़ के गई थी, पहले आप इसका जवाब दीजिए, फिर मैं इख्तियार साहब आपकी तरफ आती हूँ। ये जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, ये कल के सारे प्रोसेस में कहाँ थे, नज़र नहीं आए? देखिए जी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब इस प्रोसेस का हिस्सा थे, लेकिन चूँकि आज़ाद कश्मीर में कोलिशन हुकूमत है और जब ये एक्शन कमेटी बनी थी तो उस वक्त भी चूँकि इसी तरह का एहतजाजी तहरीक का आगाज़ हुआ तो इनके साथ बातचीत करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक मुश्तरका कमेटी बनाई थी जिसको मैं उनकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से उसको हेड करता था जी। तो उसी कमेटी के चेयरमैन होने की हैसियत से प्राइम मिनिस्टर साहब के बिहाफ पे मैं उनके साथ फेडरल हुकूमत के नुमाइंदगान के साथ बैठ कर ये सारे मामलात को देखता रहा। तो प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन चूँकि ये कमेटी मामलात में बातचीत में और इन पर उनके साथ सब मामलात को कर रही है, तो उस हैसियत से हुकूमत की तरफ से मैं और मेरे साथ दीवान अहमद चुगताई साहब उसके मेंबर थे, तो प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ये सब चीज़ें तय हुई हैं। सर वैसे वफाकी हुकूमत जामिन है इन मुज़ाकरात की? डेफिनेटली रियासत अगर उनके साथ बैठ के बात करती है तो हम ही उसके जामिन हैं। और एक मेरा तो मशवरा यही होगा कि ये देख लें, अगर ये सिर्फ अवामी एहतजाज था तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर इसके पीछे किसी की शरारत थी तो उनका नाम आगे आना चाहिए, क्योंकि जो 10 लोगों की जानें ले गया ये क्या एहतजाज था, ये कौन सी सियासत थी, ये कौन सा मतलब आप कहते हैं कि इसको जमहूरियत कह सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान की हुकूमत, मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में किसी की भी हुकूमत जी, वो कश्मीरी भाइयों की ऐसी नहीं है कि मतलब उनकी आवाज़ उन तक पहुंचती नहीं है या वो मानते नहीं है या बुखल से काम लेंगे, नो नेवर। लेकिन ये जो चीज़, ये जो प्रोसेस हुआ सर, एक तो ये बात, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसका इशारा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी किया था। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रही थी उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि मैंने उन लोगों को ये समझाया था कि जो आप एहतजाज पे जा रहे हैं फिर ये आपके हाथ से निकल जाएगा और शरीर लोगों के हाथों में चला जाएगा और फिर उसके बाद ये सिचुएशन होगी। एक बात तो ये, दूसरा ये कि वो मुतालिबात जो नहीं तस्लीम किए जा रहे थे, फिर 10 लोगों की जानें गई तो फिर मुतालिबात जो है वो तस्लीम किए गए। तो अब कमीशन जो बनेगा, 10 लोगों की जानें गई हैं, इसका भी वो तयन करेगा? मेरे ख्याल में इसको स्पेयर नहीं करना चाहिए। फैसल साहब चूंकि जो है, फैसल राठौर साहब उस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं, ये ज्यादा निटी ग्रिटी यही बता सकते हैं, लेकिन मेरे बीइंग अ डेमोक्रेट एंड बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं समझता हूं कि जो चीजें देख कॉन्स्टिट्यूशन में उसको उस अमेंडमेंट लानी है। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने उस तरफ इशारा कर दिया। फैसल साहब, कमेटी तयन करेगी, बनेगा उसके लिए ये कमीशन?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो इंसानी जानों का आपने जिक्र किया है कि उनका तो कोई भी, मैं समझता हूँ कि ना मुआवजा हो सकता है, ना उनका कोई नहीं, ये तायुन करेगा कि जाने गई कैसे, इसमें जाने आपने गई कैसे, उसके इसमें पीछे आपने साजिश है कौन? इसमें ये तय किया शरारत गया था। किसकी थी? इसमें तय किया गया था कि जिन चीज़ों के हवाले से या जो इसमें कैजुअलिटीज हुई हैं, जिनकी वाज़ेह एविडेंस तो मौजूद है, उनके लिए तो अलग बात है, लेकिन बाकी इसमें जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, इनका तयन किया जाएगा, इसके जिम्मेदारान को देखा जाएगा, चूंकि आम बात नहीं है। इंसानी जान रियासत के किसी शहरी की हो या पुलिस वाले की हो, सबकी एक जैसी अहमियत और हैसियत है, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ी दुख दे और तकलीफ दे बात है। और एक्शन कमेटी ने भी 3 दिन के शो का ऐलान किया है, लेकिन मैं आपके इस प्रोग्राम के तवसत से जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि नहीं सर, मैं दोबारा रिफ्रेश कर देती हूँ हमने सवाल को। सर, इस बात पर कमीशन तहकीकात करेगा, कब इस बात पर तहकीकात होंगी कि जो मुतालबात मान लिए गए थे उसके ऊपर 10 लोगों की जान चली गई और फिर दोबारा उन्हीं मुतालबात पर मुजाकरात हुए और फिर ये मामला नतीजा खेज साबित हुआ। ये इस पे तो तहकीकात नहीं होगी, लेकिन इस चीज को देखना चाहिए और इस चीज को जरूर समझना चाहिए कि मुतालबात का वक्त पे हल हो जाना जी, और उस वक्त उस मामलात को तय हो जाना और उसकी ताखीर की वजह से इसका जिम्मेदार कौन है, क्या हुकूमत आज़ाद कश्मीर का इसका कसूर है? नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों मौजूद मेहमानों का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। कश्मीर को, फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।